हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैंने आपका चैप्टर लिया है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर वाले चैप्टर से जो है आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन चूँकि आपके सिलेबस में चैप्टर दिया ही है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीएनडीटी अधिनियम 1994 और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। ए है भारत में गर्भपात, बी है भारत में लिंग चयन गर्भपात, सी है बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, डी है भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीएनडीटी प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्ट 1994 किस पर जो है प्रतिबंध लगाता है? तो किस पर लगाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, भारत में लिंग चयन गर्भपात पर। किस पर लगाता है? भारत में लिंग चयन गर्भपात पे रोक लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। ए है रोगग्रस्तता दर, बी है मृत्यु दर, सी है प्रजनन दर, डी है जनन शक्ति दर। तो क्या कहते हैं? प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं के द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रजनन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रजनन काल किसे कहते हैं। प्रजनन काल किसे कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रजनन काल किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्त्रियों में जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए है प्रजननता, बी है अस्वस्थता, सी है जनन क्षमता, डी है अजनन क्षमता। तो क्या कहते हैं? स्त्रियों में जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को क्या हो जाएगा आंसर? आंसर करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, प्रजननता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजननता कहते हैं। ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो कितने प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व? आंसर करिएगा आप लोग, कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हो गया आपको जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो वाले पोषक तत्व हो गए। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से? तो वसा और कार्ब्स करते हैं। वसा और कार्ब्स जो है आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले हो गए उपयोगिता के आधार पे। ठीक है, एक तो हो गया आपका जो वृद्धि और आपके विकास में जो वृद्धि करता है और आपके ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, और या निर्माण करता है। ठीक है, वृद्धि और निर्माण में जो आपके सहायक होता है तो कौन सा होता है? तो प्रोटीन, एकमात्र प्रोटीन हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका कौन सा? तीसरा हो जाएगा आपका है उपापचयी क्रियाओं में जो भाग लेता है। उपापचयी क्रियाओं में जो भाग लेता है या उपापचयी नियंत्रक के रूप में जो कार्य करते हैं वो कौन है? आपका विटामिन, यानी कि विटामिन हो गया, विटामिन हो गया, और आपका जल हो गया और खनिज हो गया। जल, खनिज और विटामिन। ठीक है, जल, खनिज और विटामिन हो गए। ठीक है, चौथा है आपका, चौथा है कौन सा है? तो चौथा है आपका आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिकी पदार्थ, आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसमें आता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 हो गए। एक ऊर्जा के आधार पे आपको देखा है, उपयोगिता के आधार में एक ऊर्जा हो गया, वसा जिसमें वसा और कार्ब्स आते हैं, दूसरा वृद्धि या निर्माण करने वाला प्रोटीन हो गया, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है विटामिन, खनिज और जल, और चौथा है आपका आनुवंशिकी पदार्थ जो कि न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका 4। कितने प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पे? 4 प्रकार के होते हैं पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, किसका कथन है पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकी पहलुओं के बीच का संबंध है? आंसर ए हो जाएगा पुदकिन, बी है फ्राइड, सी है टर्नर, डी है फ्रेडरिक। तो किसने कहा है, किसका स्टेटमेंट है कि पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक और जैविकी पहलुओं के बीच का संबंध होता है? तो किसने कहा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, पुदकिन ने। किसने कहा है? पुदकिन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
पोषण की कुल कितनी स्थितियाँ होती है? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। पोषण की कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं? तो कितनी होती है? आंसर करिएगा आप लोग। कितनी होती है पोषण की कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 2। कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? एक सुपोषण होता है, सुपोषण, दूसरा होता है कुपोषण, कुपोषण। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है या कथन है। ए है फ्राइड का, बी है टर्नर, सी है पुदकीन, डी है क्रो एंड क्रो का। तो किसने कहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है? तो किसका स्टेटमेंट है? किसका है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी टर्नर का है। किसने कहा है? टर्नर ने कहा है। ठीक है, टर्नर ने कहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन, जबकि पुदकीन ने कहा है कि पोषण मनुष्य और उसकी पोषण जो है मनुष्य और उसकी सामाजिक शारीरिक और जैविकी पहलुओं के बीच का संबंध होता है। ठीक है, पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक और जैविकी क्रियाओं के मध्य क्या एक संबंध होता है। ठीक है, ये किसने कहा? पुदकीन ने कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी, डी है ऑल। तो किसने कहा है? विटामिन दूध में किसमें नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, डी नहीं पाया जाता। कौन सा? विटामिन डी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा जो है तत्व दूध में नहीं पाया जाता है? आंसर करिएगा, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो कौन सा? आयरन। कौन सा नहीं पाया जाता? आयरन। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसको याद रखिएगा कि आयरन भी नहीं पाया जाता है दूध में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? ए है विटामिन ए बी है सी है डी है के। तो किस विटामिन का जो है संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो किसका होता है? आंसर करिएगा, किसका होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन डी और के का। आंसर डी और के का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? ए है 45 से 55%, बी है 55 से 65%, सी है 65 से 75%, डी है 75 से 85%। तो मानव शरीर के बाहर का कितने प्रतिशत भाग जल होता है? आंसर करिएगा आप लोग, कितने प्रतिशत भाग होता है? इसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था इसका क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा 65 से 75%। आंसर क्या पे हो जाएगा? सी, 65 से 75% जो है हमारे शरीर का भार जो है भार का जल होता है। ठीक है, 65 से 75% जो भाग होता है जल होता है मानव शरीर के भार का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की प्रायः कमी देखी जाती है? ए है शैशवावस्था बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की कमी देखी जाती है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों इस अवस्था में जो है प्रोटीन और विटामिन की कमी हो जाती है? क्योंकि इस अवस्था में क्या करता है बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल जाता है तो वहाँ पे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के जो है दोनों क्रिया करता है, मानसिक और शारीरिक दोनों क्रिया करता है। ठीक है, दोनों क्रिया करता है तो इस वजह से उसको जो है इसकी आपूर्ति ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, इसकी जो है इसकी रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक है, देखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? तो एक तो कीमती आहार होते हैं। ठीक है, कीमती आहार होता है एक, जिसमें क्या होता है अंडा, मांस, मछली, ये सभी जो महंगे फल जो होते हैं। ठीक है, कीमती आहार में हो जाएंगे। ठीक है,
दूसरा हो जाएगा आपका समतुल्य आहार। कीमती आहार एक समतुल्य आहार हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध मांस कम मात्रा में, जिसे क्या संतुलन बना करके खाना, ठीक है, समतुल्य, ठीक है, समतुल्य उसके समान मान करके, ठीक है। आपका थर्ड हो जाएगा आपका अल्प और सस्ता, जो कि अल्प और सस्ता होता है, ठीक है। जैसे जो अनाजों पे ही लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, क्या ज़्यादातर अनाज और दाल और चावल पे ही अपना जो है उनका जो आहार होता है उसी पे निर्भर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सस्ता कहलाता है, ठीक है। तो एक कीमती आहार हो गया, ठीक है, और एक समतुल्य आहार हो गया, और एक अल्प और सस्ता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? ए है गर्भावस्था में, बी है आराम की अवस्था में, सी है स्तनपान के दौरान, डी है दौड़ने के दौरान। किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होगी? तो किसके दौरान होगी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्तनपान के दौरान। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्तनपान के दौरान, ठीक है। दौड़ने के दौरान किसकी आवश्यकता होगी? ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की अधिक आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, अधिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तनपान कराने वाली स्त्री को कितना कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है? ए है 250 कैलोरी, बी है 350 कैलोरी, सी है 150 कैलोरी, डी है 450 कैलोरी। तो हम लोगों ने आरडीए में पढ़ा था कि यदि कोई महिला स्तनपान कराती है तो उसे कितना चाहिए? अगर 0 से 6 मंथ के बच्चे को, शिशु को पिलाती है दूध, तो उसको 600 प्लस 600 जो है अतिरिक्त तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है कैलोरी की। और यदि 7 से 12 मंथ के बालक शिशु को पिलाती है तो 520, कितना अतिरिक्त? 520 अतिरिक्त चाहिए होता है, ठीक है, 520 अतिरिक्त चाहिए होता है। अब और वैसे कितना चाहिए होता है सामान्यतः, चाहे सीडेंट्री हो, मॉडरेट हो या हैवी महिला को, तो कितना कितना चाहिए होता है? 60, तो कितना चाहिए था? 16-60। सीडेंट्री मॉडरेट है तो उसको कितना? 21-30 चाहिए होता है, और हैवी वर्कर है तो उसको 27-20 चाहिए होता है। कितना? 27-20, ठीक है। तो यदि सीडेंट्री है तो 16-60, मॉडरेट है तो 21-30, और हैवी वर्कर है तो उसे 27-20 चाहिए होता है, ठीक है। तो इतना चाहिए होता है उसको, चाहे सीडेंट्री हो या मॉडरेट हो या हैवी हो, ठीक है। अब इसी में क्या अतिरिक्त, यदि सीडेंट्री होगी तो 16-60 में प्लस, अगर 0 to 6 मंथ के बच्चे को पिलाती तो 600 प्लस हो जाएगा। अगर मॉडरेट है तो उसमें जो है 600 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसमें से इसको भी जानना जरूरी है और इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है, दोनों को जानना जरूरी है, आप लोग याद रखिएगा इसको। तो अब यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है कि कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन सा है? 450 है, तो यहाँ पे हम इसको डी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में 2018 के दौरान शिशु मृत्यु दर है, ए है 40 प्रति हजार, बी है 82 प्रति हजार, सी है 32 प्रति हजार, डी है 30 प्रति हजार। तो भारत में 2018 के दौरान शिशु मृत्यु दर कितनी है? कितनी हो जाएगी शिशु मृत्यु दर 2018 के दौरान? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 32 प्रति हजार। कितनी है? 32 प्रति हजार जो है 2018 के दौरान भारत में शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर है, ए है 30, बी है 29, सी है 28, डी है 32। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो कितनी है? 32। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, 32, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशु मृत्यु दर है, ए है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं के अनुपात को कहते हैं, बी है प्रति 1000 जन्मे जीवित बच्चों में से 5 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात है, सी है प्रति 1000 जन्मे जीवित बच्चों में से 2 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात है, डी है प्रति
10,000 जन्मे जीवित बच्चों से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले बच्चों का अनुपात है। तो शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? आंसर करिएगा आप लोग, किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? और मैंने आपको बताया था कि अर्ली इन्फेंट अर्ली मोर्टेलिटी किसे कहते हैं? एक होता है अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी मैंने बताया था आपको, और एक लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी बताई थी मैंने। तो इन दोनों का भी आंसर करिएगा आप लोग। मोर्टेलिटी बताई थी मैंने, ठीक है। अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी और लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी बताई थी, ठीक है। तो इसका भी आंसर करिएगा। इसको क्या कब से कब तक जो है कहते हैं? इसे और इसे, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रति 1,000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही शिशुओं के मृत्यु हो जाने का अनुपात जो होता है उसे ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, ठीक है। IMR कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2022 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2022 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। ए है बिहार, बी है त्रिपुरा, सी है केरल, डी है असम। तो कौन सा है जहाँ पे सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर होती है, देखी जाती है? तो कौन सा राज्य है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बिहार। बिहार में सबसे अधिक जो है शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। बिहार जो है सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, ठीक है। सबसे कम कौन सा है? तो केरल। सबसे कम कौन सा है? केरल, ठीक है। केरल हर चीज़ में आगे है, शिक्षा में भी आगे है केरल, ठीक है। शिक्षा में भी आगे है केरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट 2022 में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है। ए है त्रिपुरा, बी है उत्तर प्रदेश, सी है केरल, डी है महाराष्ट्र। तो सबसे कम मैंने बताया है ऊपर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी केरल। कितनी है केरल में? तो केरल में कितनी है? 4.4 है, ठीक है। 4.4 है। जबकि मैंने बताया था बिहार में, तो बिहार में कितनी है? बिहार में सबसे अधिक है, कितनी है? 47 प्रति हज़ार है। 47 प्रति हज़ार है, ठीक है। 47 प्रति हज़ार है बिहार में, ठीक है। जबकि केरल में 4.4 है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शिशु मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले देखे जाते हैं। ए है ग्रामीण क्षेत्र में, बी है शहरी क्षेत्र में, सी है दोनों में समान रूप से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक मामले कहाँ देखने को मिलते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर के मामले जो है सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत में यहाँ पे मातृ मृत्यु दर 2019 के अनुसार है। ए है 109, बी है 59, सी 103, डी 113। भारत में मातृ मृत्यु दर 2019 के अनुसार कितनी है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 103। 2019 के अनुसार कितनी है? 103। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 2019 के अनुसार 103 है, जबकि 2018 में कितना था? 113 था। 2018 में 113 था, ठीक है। और कम होके कितना हो गया? 103, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है। मातृ मृत्यु दर क्या है? ए है प्रति 100 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु, बी है प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु, सी है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु, डी है प्रति 10,000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को कहते हैं। तो मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? MMR किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को MMR कहते हैं, ठीक है।
शिशु मृत्यु दर कितने पे? तो प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए है सिक्किम, बी है असम, सी है बिहार, डी है गोवा। तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सबसे अधिक हम लोगों ने देखा कहाँ पे? बिहार में सबसे अधिक है, तो यही क्या है? शामिल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, बिहार जो है शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में शामिल नहीं है, जबकि सिक्किम, असम, गोवा है, ठीक है। बिहार में देखा हम लोगों ने 47 प्रति 1000, ठीक है, 47 प्रति 1000, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के बच्चों में सर्वाधिक टीकाकरण की दर किस राज्य में है? ए है उड़ीसा में, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु में। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बच्चों में सबसे अधिक टीकाकरण दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका कौन सा? उड़ीसा। आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है उड़ीसा में जो है 91% जो है टीकाकरण वाला राज्य है, ठीक है, 91% जो है टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपका आता है तमिलनाडु, 89% वाला, ठीक है, 89% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है, ठीक है। फिर आपका आता है पश्चिम बंगाल, 88%, ठीक है, 88% कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है असम, सी है बिहार, डी है मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वो? आपका वो है असम। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, असम जो है सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है, ठीक है, असम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2019 के अनुसार कितनी है? ए है 160, बी है 150, सी है 163, डी है 167। तो कितनी है उत्तर प्रदेश में 2019 के अनुसार कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा 167। आंसर क्या हो जाएगा? डी 167 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रति 1 लाख पर जो है 167 है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर है मातृ मृत्यु दर? सबसे कम कहाँ पे है? तो केरल में, ठीक है, केरल में सबसे कम है, ठीक है। केरल, तेलंगाना है आपका, केरल में है, फिर तेलंगाना है, ठीक है, केरल और तेलंगाना है, यहाँ पे सबसे कम है, ठीक है। फिर आपका आएगा महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था हम लोगों ने कि जो नई जनसंख्या उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति आई है, नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है। नई जनसंख्या नीति की घोषणा, नई जनसंख्या नीति कब से कब तक की है? तो 2021 से 2030 तक, 2021 से 2030 तक के लिए ये से घोषित की गई है, ठीक है। उसमें बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है कि मातृ मृत्यु दर को, मातृ MMR, मातृ मृत्यु दर को 197 से कम करके 2026 तक 150 तक लाना है, ठीक है, 2026 तक 150 तक लाना और 2030 तक 98 तक लाना है, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर को जो है नई जनसंख्या नीति जो उत्तर प्रदेश की घोषित की गई 2021 से 2030 के लिए, उसमें MMR जो है उसका लक्ष्य रखा गया है 197 से 2026 तक, 197 से घटाकर 150 और 2030 तक 98 तक, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर का जो है, शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है, शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है
और शिशु मृत्यु दर को कितना रखा गया है इसका लक्ष्य? तो 43 से घटा करके 2026 तक कितना लाना है? 43 से घटा करके 2026 तक आपका लाना है 32 और 2030 तक लाना है 22। 2030 तक लाना है 22 शिशु मृत्यु दर को, ठीक है। 2030 तक 22 लेकर आना है और 2026 तक घटा के 32 लाना है, ठीक है। किससे? तो 43 से। किससे? 43 से घटा के 2026 तक 32 लेकर आना है, 2030 तक 22 लेकर आना है शिशु मृत्यु दर का, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति की घोषित किया गया है 2021 से 2030 के लिए, उसके अनुसार है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा इसको। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका डी है। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2019 के अनुसार कितनी है? तो 167 है। कितनी है? 167 है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है। शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी किस राज्य द्वारा लाई गई? ए है असम, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल, डी है बिहार। सर्वाधिक कमी किस राज्य के द्वारा लाई गई है? आंसर करिएगा आप लोग जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए असम। असम जो है शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी लेकर आया है, ठीक है। असम में सबसे अधिक कमी आई है, लेकिन असम में कौन सी मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मातृ मृत्यु दर, ठीक है। MMR जो है असम में सर्वाधिक है, ठीक है। MMR असम में सर्वाधिक है, ठीक है। जबकि IMR क्या है? इसमें जो है कमी लाई है। किसने? असम में, ठीक है। असम में कमी आई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर कितनी है? ए है 2.1, बी है 2.0, सी है 3.0, डी है 2.3। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार वर्तमान में प्रजनन दर कितनी है भारत की? क्या हो जाएगा आंसर? करिएगा आंसर आप लोग। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.0, यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर 2 है। कितने से घटकर? तो 2.1 से घटकर 2.1 से घटकर कितनी हो गई? 2 हो गई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की जो नई जनसंख्या नीति को घोषित किया गया, उसमें जो है लक्ष्य कितना रखा गया है? तो उसमें लक्ष्य रखा गया है प्रजनन दर को 2.7 से घटा के 2026 तक 2.1 तक लेकर आना है। फिर 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 1.9 करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में, ठीक है, घोषणा की गई कि प्रजनन दर को 2.7 से घटा के 2026 तक 2.1 लाना और 2030 तक 1.9 लेकर आना है, ठीक है। तो साथ में इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी 2.0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य हैं। ए है पश्चिम बंगाल, केरल, बी है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु केरल, डी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सबसे अधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य हैं, कौन से हैं? तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे तमिलनाडु और केरल। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तमिलनाडु और केरल जो है सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसे सुमेलित करना है। ए है PM सुरक्षित मातृत्व अभियान, कब लाया गया था? बी है PM मातृत्व वंदना योजना, सी है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, इसे सुमन योजना भी कहते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना भी कहते हैं इसको, और डी है जननी सुरक्षा योजना। तो कब कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? बताइएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा? इसको हम मिलाएंगे इसको। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 2016 में। कब लाया गया था? ये लाया गया था आपका 2016 में, ठीक है। PM सुरक्षित मातृत्व अभियान। और PM मातृत्व वंदना योजना कब लाई गई थी? तो 1 जनवरी 2017 को लाई गई थी। ये लाई गई थी आपकी 1 जनवरी 2017 को, ठीक है।
और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब लाई गई थी? तो 2019 में। ये कब लाई गई थी? 2019 में लाई गई थी। और जननी सुरक्षा योजना कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी आपकी 2005 में। आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 2005। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लाई गई थी। ठीक है, तो पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लाया गया था? तो 2016 में। पीएम मातृत्व वंदना योजना 2017 में, 1 जनवरी 2017 में। और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन योजना 2019 में। और जननी सुरक्षा योजना 2005 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।